Online students, check your audio and video. Write down point number 14, heading depreciation. देखो 14 हेडिंग लिखो depreciation. तो टॉपिक है depreciation is the fall in the value of an asset. इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, fall in the value of a fixed asset कर दो इसको, ठीक है. fall in the value of a fixed asset कर देना, because of usage, time, obsolescence और accident. लिखना कंप्लीट करो, फिर समझते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन. इट इज द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट in each accounting year during its estimated useful life. देखना, तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम हो जाना. ठीक है. आज जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज मैं एक मोबाइल फोन खरीदता हूँ. ठीक है. सोच लो मैं ये मोबाइल फोन खरीदा. ठीक है. सपोज द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल फोन इज 20,000. आज मैं इसको खरीदा और आज मेरा प्राइस जो पड़ा मोबाइल खरीदने का वो था 20,000 रुपए. ठीक है. अब मैं ये मोबाइल को यूज किया 3-4 साल, आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. 3-4 साल में यूज कर लिया फोन को. अब 3-4 साल के बाद जब मैं इसको बेचने जाऊंगा तो क्या ये 20,000 में बिकेगा? नहीं बिकेगा, कम में बिकेगा. तो ये जो वैल्यू कम हो रहा है हमारे मोबाइल फोन का, ये फॉल इन द वैल्यू को बोलते हैं अकाउंट्स के लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम हो जाना, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट. ठीक है. अब डेप्रिसिएशन का 4 रीजन होता है. एक हो गया यूसेज, दूसरा हो गया टाइम, तीसरा हो गया ऑब्सोलेंस जो अभी हम पढ़ेंगे, और चौथा हो गया एक्सीडेंट. ठीक है. तो 4 रीजन होता है डेप्रिसिएशन होने का. ठीक है. एक एक करके रीजन समझते हैं. सबसे पहला हो गया यूसेज. यूसेज का नाम से पता चल रहा है कि मैं उसको यूज कर लिया, और यूज कर लिया तो पुराना हो गया, और पुराना हो गया तो उसका वैल्यू कम हो गया. ठीक है. मैं जैसे मोबाइल फोन खरीदा था, उसको मैं 3-4 साल यूज कर लिया हूं, तो क्योंकि मैं इसको यूज कर लिया हूं, इसी वजह से इस मोबाइल फोन का वैल्यू जो है वो कम हो गया है. राइट. तो ये जो वैल्यू कम हुआ है मोबाइल फोन का यूज करने के वजह से, ये फॉल इन द वैल्यू को बोलते हैं डेप्रिसिएशन. क्लियर है ये? दूसरा हो गया टाइम. टाइम का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल फोन खरीदा. ठीक है. सपोज मैं एक मोबाइल फोन खरीदा, उसको मैं यूज नहीं किया, उसको ओपन भी नहीं किया, सील पैक है पूरा, है ना, ओपन भी नहीं किया, ऑन भी नहीं किया हूँ. ठीक है. और उसको मैं अपने जो कबर्ड है उसमें रखा. 1-2 साल 3 साल बाद उसको निकाला, तो क्या ये उतना में बिकेगा जितना में खरीदा गया था?
या नहीं बिकेगा अब और उतना में नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि सर ये फिर भी पुराना रखे रखे पुराना हो गया है ना। आप भले ही यूज नहीं भी किए बट फिर भी उसको रखे रखे भी वो पुराना हो रहा है और पुराने होने की वजह से अब उसका जो प्राइस है वो कम हुआ होगा। ठीक है, तो दूसरा रीजन हो गया टाइम। पहला रीजन हो गया यूज, जिसको यूसेज बोलते हैं, और दूसरा हो गया टाइम। ठीक है, अब तीसरा रीजन है एक्सीडेंट। पहले एक्सीडेंट समझ लेते हैं फिर ऑब्सोलेंस समझेंगे। तीसरा रीजन है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब क्या है? जैसे आज मैं सोच लो एक नया गाड़ी खरीदा 10 लाख रुपए का, शोरूम से घर ला रहा था, रास्ते में ही कहीं पे गाड़ी लग गया और गाड़ी का कुछ पार्ट्स डैमेज हो गया। ठीक है, अब बताओ ये जो गाड़ी है अब इसको बेचने जाऊंगा तो क्या अभी कोई खरीदेगा इसको 10 लाख रुपए में? और नहीं, एक्सीडेंट होते ही इसका वैल्यू 2-3 लाख रुपए कम हो गया। राइट, तो ये जो वैल्यू कम हुआ गाड़ी का, ना मैं यूज किया हूं अभी तक, नया गाड़ी अभी तो निकाला था जस्ट, पुराना भी नहीं हुआ है अभी जस्ट खरीदा था, लेकिन फिर भी इसका वैल्यू कम हो गया बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के वजह से। राइट, और जो लास्ट रीजन है वो है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है जब कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाता है मार्केट में तो उससे क्या होता है, पुराना जो टेक्नोलॉजीज है उसका वैल्यू अपने आप कम हो जाता है। ये जो वैल्यू कम हो जाता है मार्केट में लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी आ जाने के वजह से, ये रीजन को बोलते हैं ऑब्सोलेंस। जैसे अगर आईफोन 16 लॉन्च हो गया तो अचानक से तुम देखोगे आईफोन 14 15 को कोई नहीं पूछ रहा हो, सब चले 16 खरीदने, तो 14 15 का अपने आप प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है। तो 14 15 जो है आईफोन, उसका प्राइस अपने आप कम हो गया। क्यों कम हो गया? ये मार्केट में उससे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आ गया, उससे अपग्रेडेड मॉडल आ गया, फोन आ गया, तो पुराना फोन को कोई नहीं पूछ रहा और उसका वैल्यू कम हो गया। तो ये जो वैल्यू कम हो गया है, ये क्यों कम हो गया? मार्केट में नया टेक्नोलॉजी आ गया है इसके वजह से, इसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। क्लियर है व्हाट इज ऑब्सोलेंस? राइट, तो डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ध्यान रखना कौन सा एसेट के बारे में है ये, फिक्स्ड एसेट है ना। फिक्स्ड एसेट किसको बोलते हैं, याद है ना? किसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट? नॉन करेंट एसेट को, जो सालों साल तक फायदा देता रहेगा, है ना। कॉपी में लिखे थे ना हम लोग क्लास में, तेरा नॉन करेंट एसेट आल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट किसको बोलते हैं? वो एसेट जिस जो रीसेल के लिए नहीं होता है, जो बिजनेस में यूज करने के लिए होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ऐसे एसेट को बोलते हैं नॉन करेंट एसेट आल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट। राइट, और ये फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम होना इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। क्लियर है? So this concept of depreciation does not apply to the concept of current assets. current assets पे लागू नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई current asset का वैल्यू कम हो रहा है तो फिर हम उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। राइट, डेप्रिसिएशन बोलने के लिए फिक्स्ड एसेट होना जरूरी है। अगर कोई चीज फिक्स्ड एसेट नहीं है तो उसका वैल्यू कम होना डेप्रिसिएशन नहीं होगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो एक कपड़ा का दुकान है, कपड़े का दुकान है। ठीक है, अब कपड़ा जो है वो 1000 रुपए में खरीदा गया था, लेकिन अब कोई खरीद ही नहीं रहा इसको और हमको इसको 800 700 500 400 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कपड़ा का वैल्यू कम हुआ, लेकिन ये जो कपड़ा का वैल्यू कम हो गया, क्या इसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे? द आंसर इज नो, इसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। ये कपड़ा क्या है? कपड़ा गुड्स है ना, स्टार्टिंग क्लासेस का पहला क्लास का पढ़ाया गया कपड़ा क्या है? गुड्स है। और गुड्स कौन सा एसेट होता है? गुड्स करंट एसेट होता है। राइट, गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ करंट एसेट। तो गुड्स का वैल्यू कम होना
cannot be called as depreciation because goods is an example of a current asset और depreciation का जो concept है, depreciation का concept is applicable only on the fixed asset. Clear है ये? तो फिक्स एसेट का वैल्यू कम होना इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन. ठीक है, अब देखना उसके बाद क्या लिखा है, इट इज एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट इन ईच अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. ये क्या चीज है देखना, आज जैसे मैं एक एसी खरीदा, ठीक है, क्लासरूम में लगाने के लिए. सोच लो मैं एक एसी खरीदा, एसी का प्राइस है 40,000. ठीक है, आज 2025 में मैं एसी खरीदा क्लासरूम में लगाने के लिए. ठीक है, अब ये जो खर्चा है, अगर मैं 2025 में लिख दूं कि 40,000 रुपया का खर्चा हुआ, तो 2025 का प्रॉफिट जो है वो बहुत कम हो जाएगा. सोच लो एग्जाम्पल के तौर पे और थोड़ा चेंज करता हूँ. सपोज 2025 में मुझे बच्चे लोगों से फी मिलेगा 1 लाख सपोज. ठीक है, तो मुझे 1 लाख रुपए का टोटल फी आएगा. उसमें से 40,000 का तो मैं एसी खरीद लिया, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना बचेगा इस साल के एंड में, 60,000, है ना. कब का बात है, 2025 का. ठीक है, 2026 में फिर 1 लाख का फी आएगा, क्या फिर एसी खरीदूंगा या दूसरा एसी लगाऊंगा 2026 का एसी? नहीं, बार बार क्यों ऐसा काम करेंगे, सालों साल चलेगा, है ना. वरना 2025 का 26, 27, 28, 29, 30 हिट हो जाएगा, है ना. तो हर साल करने का जरूरत नहीं है, तो एसी फिर से खरीदने का जरूरत नहीं है. इस साल प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख. 2027 में भी ऐसे ही 1 लाख का प्रॉफिट होगा, कि एसी खरीदना नहीं पड़ेगा. 28, 29, 30 एसी नहीं खरीदना पड़ेगा इन सब सालों में, क्योंकि एसी तो ऑलरेडी है मेरे पास, 2025 में ले लिया था मैं, राइट. तो डेप्रिसिएशन क्या कर रहा है, देखो इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है. पहले तो इससे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि एसी यूज तो सब ईयर में हो रहा है, यूज नहीं हो रहा क्या, यूज तो सब ईयर में, 2025 में भी यूज हो रहा है, 26 में भी यूज हो रहा है, 27, 28, 29, 30 सब साल में एसी यूज हो रहा है मस्त क्लासरूम में. लेकिन एसी का खर्चा सिर्फ 2025 में लिखा हुआ है, बाकी सालों में इसका खर्चा लिखा हुआ ही नहीं है. तो अचानक से 2025 का प्रॉफिट बहुत कम दिखा रहा है और 2026, 27, 28 का प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखा रहा है, जबकि एसी तो हर साल में यूज हो रहा था. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या करता है, डेप्रिसिएशन बोलता है यहाँ एसी का खर्चा 40,000 मत लिखो, एक काम करो, एसी का खर्चा को डिवाइड करो इन सब ईयर्स के बीच में. तो उससे क्या होगा, हर साल का प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन कम से कम हर साल का प्रॉफिट इक्वल तो दिखाएगा. वरना क्या हो रहा है, एक साल में प्रॉफिट कम और एक साल में प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखा रहा है. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या है, इट इज द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट. एलोकेशन का मतलब होता है डिवाइड करना. क्या बोला, इट इज एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट. ये जो एसी का कॉस्ट है 40,000, ये एसी का कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, इसमें ड्यूरिंग इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. जितना साल ये एसी चलेगा उन सालों में एसी का खर्चा को हम डिवाइड कर रहे हैं, ताकि एसी का खर्चा हर साल लिखा हुआ रहे. जैसे 40,000 का एसी है, सोच लो 5 साल चलेगा, तो हर साल का खर्चा हुआ 40,000 बाय 5, 8,000 रुपया. हर साल 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000 लिखेंगे, तो हर साल का प्रॉफिट कितना होगा, 92, 92, 92, 92, 92. तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट हर साल इक्वल आएगा. क्लियर है, समझ में आ रहा है इतना. तो डेप्रिसिएशन एक तरीका है, जो फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं इनटू द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. जितना साल वो एसेट यूज होगा वो सालों में हम एसेट के कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं. क्लियर है, समझ में आ गया इतना. ये तो ऐसे ही साइड डेफिनेशन है, मेन यहां तक था. ठीक है, डेप्रिसिएशन सिंपली मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट. 4 रीजन पता होना चाहिए, यूसेज, टाइम, एक्सीडेंट, ऑब्सोलेंस. क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 14. ठीक है, नेक्स्ट 15, पहले एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं, ये रिसीट बाद में पढ़ेंगे, बहुत इजी है. एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है.
हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 15 करो तुम, मेरे में 16 है, तुम यू कैन राइट पॉइंट नंबर 15 हेडिंग एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? खर्चा करना, कोई भी चीज में पैसा खर्चा होना इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखना, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग, एक्वायरिंग मतलब खरीदना, एसेट, गुड्स या सर्विस। क्लियर है ये? तो एक्सपेंडिचर सिंपली मीन्स खर्चा करना। अब चाहे हम एसेट खरीदने में खर्चा किए, जैसे मैं इस क्लासरूम को बनाने के लिए एसी, कंप्यूटर ये सब लेके आया, तो ये भी खर्चा है। कोई गुड्स मैं खरीद रहा हूँ आगे बेचने के लिए, तो भी एक प्रकार का खर्चा है। कोई सर्विस मैं ले रहा हूँ तो वो भी खर्चा है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर सिंपली मीन्स खर्चा करना। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर 3 टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हेडिंग करेंगे हम पॉइंट नंबर 1। सबसे इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ये टाइप्स का ये तीसरा टाइप पढ़ने के बाद हम एक टॉपिक छोड़ दिए थे, फिक्टिशियस एसेट बोल, उसको भी पढ़ पाएंगे हम आफ्टर रीडिंग दिस वन। ठीक है, तो हेडिंग करना तुम टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, पॉइंट नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर पॉइंट नंबर 1, खाली हेडिंग करो, भी समझेंगे फिर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 हेडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर 1 हेडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो एक बिजनेस करता है फॉर द पर्पस ऑफ परचेसिंग फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, आज जैसे मैं एक कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, तो खर्चा हुआ। ये खर्चा कौन सा टाइप ऑफ खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो एक बिजनेस करता है फॉर द पर्पस ऑफ परचेसिंग फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होगा? सालों साल तक बेनिफिट्स देता रहेगा, दे गिव बेनिफिट्स फॉर लॉन्ग टर्म इन नेचर। ठीक है, आज जैसे मैं एक फर्नीचर खरीदा, जैसे ये बेंच टेबल खरीदा, तो खर्चा हुआ मेरा। ये कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये। और ये खर्चा करने से मेरे पास फर्नीचर आया, ये फर्नीचर मेरे बिजनेस के लिए क्या है? ये फिक्स्ड एसेट है। बात समझ में आ रहा है? तो खर्चा करने को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और खर्चा करने के बाद जो चीज क्रिएट हो रहा है उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। तो डोंट गेट कंफ्यूज बाय द वर्ड फिक्स्ड एसेट एंड बाय द वर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे मैं ये गया दुकान में, ये एसी खरीदा, तो पापा को बोला पापा 40,000 का खर्चा हो गया मेरा। तो 40,000 का ये जो खर्चा लिखूंगा मैं, कौन सा खर्चा लिखूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ लिखूंगा। और एसी सालों साल तक चलेगा बिजनेस में, तो ये जो एसी है ये मेरे बिजनेस के लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट है। तो आई कैन से दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव राइज टू फिक्स्ड एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से
फिक्स्ड एसेट आता है बिजनेस में, फिक्स्ड एसेट क्रिएट होता है बिजनेस, राइट। जैसे ये जमीन है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये जमीन या बिल्डिंग ये क्या है, फिक्स्ड एसेट है। लेकिन इस जमीन को खरीदने के लिए, ये बिल्डिंग को बनाने के लिए खर्चा किया गया है। ये जो खर्चा किया गया है इस जमीन को खरीदने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ये खर्चा को बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद अब ये जमीन बिल्डिंग हुआ हमारा, तो जमीन या बिल्डिंग ये हमारे लिए फिक्स्ड एसेट हुआ। क्लियर है? तो फिक्स्ड एसेट जो है कैसे आता है बिजनेस में, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करने से, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो एक बिजनेस करता है फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म में हमको बेनिफिट्स देता रहेगा। क्लियर? तो जैसे मैं एसी खरीदा, तो एसी 40,000 का खरीदना, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स्ड एसेट्स खरीदना, एक बार करते हैं खर्चा, सालों साल तक इसमें बेनिफिट्स मिलता रहेगा। क्लियर है? अब कुछ दिनों के बाद ये एसी को सर्विसिंग का जरूरत पड़ेगा, एक महीना, एक साल, 2 साल के बाद थोड़ा रिपेयर कराना पड़ेगा, कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया इसका, है ना। तो कभी कभी छोटा मोटा सर्विसिंग कराना पड़ेगा, छोटा मोटा रिपेयर का खर्चा भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सर्विसिंग का खर्चा है, ये जो रिपेयर का खर्चा है, ये हर साल हमको थोड़ा बहुत करते रहना पड़ेगा। ये अमाउंट बहुत कम है और बार बार करना पड़ेगा, है ना। ऊपर का जो 40,000 था, अमाउंट बहुत बड़ा है और एक बार वो खर्चा करना पड़ेगा। तो ये जो रिपेयर या सर्विस का खर्चा है, इसमें 1,000-2,000 रुपये लगेगा और ये रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, 6-8 महीना, 1 साल, 2 साल में करते रहना पड़ेगा। तो ये जो खर्चा है इसको अकाउंट्स में बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो खर्चा जो एक बार किया जाएगा और वो सालों साल तक बेनिफिट्स देता रहेगा। जैसे कि फिक्स एसेट्स खरीदना, एक बार फिक्स एसेट खरीदे, सालों साल तक फायदा देता रहेगा, राइट। सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो बार बार करते रहना पड़ेगा, रेकरिंग है, हर साल या हर महीना या हर दिन वो खर्चा हमको करते रहना पड़ेगा। अमाउंट कम है उसका, लेकिन बार बार वो खर्चा करते रहना पड़ेगा। ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, कितना समझ में आ गया, थोड़ा ओवरऑल समझ में आ गया, है ना। अब सपोज सपोज हम एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, ठीक है। सपोज वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट, ठीक है। तुम बताओ क्या क्या खर्चा होगा रेस्टोरेंट में, एक एक सोच के बताओ क्या होगा। कृष्णा बताओ, एक खर्चा बताओ। हाँ, ग्रोसरी आइटम, बैठो, बैठ के बता रहा हूँ। ग्रोसरी खरीदना पड़ेगा, है ना, स्पाइसेस खरीदने पड़ेंगे, फर्नीचर लाना पड़ेगा, वेरी गुड। फर्नीचर नहीं रहेगा तो कहाँ बिठाएंगे अपने। यूटेंसिल्स खरीदना पड़ेगा, डेकोरेटिव आइटम, इंटीरियर्स कराना पड़ेगा, लिख दूं, है ना, इंटीरियर कराना पड़ेगा पूरा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, है ना, एसी लाना पड़ेगा, कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा बिल के लिए, है ना। और बताओ, और एक दो बताओ। लेबर को सैलरी देना पड़ेगा, स्टाफ लोगों को, वेरी गुड। भाड़ा लग सकता है ना, रेंट लग सकता है। एसी वेसी चलाओगे तो बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, है ना। तो ये सब खर्चा जनरली होता है एक रेस्टोरेंट के अंदर, राइट। अब तुम देखो, ये जो साइड का खर्चा मैं लिखा, ये साइड का खर्चा एक बार करना पड़ेगा और ये बार बार बेनिफिट्स देता रहेगा, सालों साल तक फायदा देगा। एक बार फर्नीचर ला दिए, टेबल वेबल सेट कर दिए, गया 4-5 साल आराम से चलेगा। यूटेंसिल्स ला दिए, चलता रहेगा। इंटीरियर्स करवा दिए, 2-4-5 साल चलेगा आराम से। एसी कंप्यूटर लगा दिए, 5-7 साल चलता रहेगा।
तो ये सब जो खर्चा एक बिजनेस कर रहा है, ये सब कौन सा खर्चा कर रहा है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है। ठीक है, ये सालों साल तक बेनिफिट्स देता रहेगा इसको। ये खर्चा बार बार नहीं करना पड़ता, एक बार खर्चा करेंगे सालों साल तक फायदा मिलेगा। ठीक है, इधर का जो खर्चा है, और भी खर्चा जैसे एडवर्टाइजमेंट है ना, बोर्ड वोर्ड बनवाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब जो खर्चा का बिजनेस कर रहा है, ये हर महीना करना पड़ेगा, है ना। ग्रोसरी एक बार लाएंगे क्या सालों साल चलेगा? नहीं। हर महीना लाना पड़ेगा, या हर दिन भी लाना पड़ सकता है। सैलरी हर महीना देना पड़ेगा, रेंट हर महीना देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हर महीना होगा, एडवर्टाइजमेंट रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। तो ये जो सब खर्चा बिजनेस करेगा, ये खर्चे को बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रहा है? तो एक ओवरऑल आइडिया हो गया होगा व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब परचेज करना फिक्स्ड एसेट जो कि सालों साल तक हमको बेनिफिट्स देता रहेगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कोई फिक्स्ड एसेट नहीं खरीद रहे इसमें हम खर्चा कर रहे हैं जो कि रेकरिंग है, ये खर्चा बार बार करना पड़ता है और ये खर्चा करते रहना पड़ेगा बिजनेस को चलाने के। क्लियर है? अब बता पाओगे कौन सा कैपिटल है कौन सा रेवेन्यू? चलो देखते हैं। ठीक है, सपोज मैं एक बाइक खरीदा, ठीक है, एक बुलेट खरीदा मैं 350 सीसी का, 350 सीसी का एक बुलेट बाइक खरीदा। ठीक है, ये बुलेट बाइक खरीदना कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल, वेरी इजी, राइट। तो ये जो बुलेट बाइक खरीदा मैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। अब इस बाइक में मैं पेट्रोल भरवाऊंगा, खर्चा हुआ। पेट्रोल क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सालों हर दिन हर महीना हर हफ्ता भरवाना पड़ेगा, रेगुलर भरवाना पड़ेगा। ये खर्चा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाइक में कोई छोटा मोटा डिफेक्ट आ गया, रिपेयर करवाना पड़ा, रेवेन्यू हर रेगुलर बेसिस पे कराना पड़ेगा। कभी कुछ खराब होगा, कभी कुछ खराब होगा, रिपेयर तो एक जनरल डे टू डे एक्सपेंस है और रिपेयर भी कराते रहना पड़ेगा। तो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सारा समझ में आ गया? अब सोच लो मैं बाइक जो है इसका इंजन बदल दिया, 350 सीसी की जगह इस बाइक को मैं 450 सीसी करा दिया। ठीक है, 20,000 रुपये लग गया, मेरा खर्चा हो गया 20,000, और बाइक को मैं 350 की जगह 450 सीसी का करवा दिया। ठीक है, अब ये जो 20,000 का खर्चा हुआ, ये कौन सा खर्चा? कैपिटल के रेवेन्यू? ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, छोटा मोटा रिपेयर करवाना, जैसे ये वाला जो है छोटा मोटा रिपेयर करवाना, 1,000 2,000 500 का रेगुलर बेसिस का रिपेयर करवाना, ये सब रेवेन्यू है। लेकिन मैं ऐसा कुछ कराता हूं जो एसेट का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा मतलब पहले एसेट जैसा परफॉर्म करता था उससे बेहतर परफॉर्म करने लगेगा, तो ऐसे खर्चे को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, तो अगर बाइक खरीदता हूं मैं, बाइक खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या मैं ऐसा कोई खर्चा करता हूं जिससे बाइक का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो भी वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन मैं छोटा मोटा रिपेयर करवाता हूँ, छोटा मोटा पेट्रोल डीजल का खर्चा है, साफ सफाई क्लीनिंग का खर्चा है, सर्विसिंग का खर्चा है, ये सब रेगुलर करते रहना पड़ता है, ये सब हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? जैसे एसी खरीदना क्या है? कैपिटल है कि रेवेन्यू? कैपिटल। लेकिन एसी का बिल भरना रेवेन्यू, है ना। एसी का सर्विसिंग कराना रेवेन्यू। एसी में कुछ पार्ट्स खराब हो गया, रिपेयर करवाना। लेकिन ऐसा कोई बड़ा पार्ट्स इसमें रिप्लेस कर देना जिससे एसी का मतलब क्वालिटी ही बदल जाए, एसी का परफॉर्मेंस ही इंप्रूव हो जाए, ऐसा खर्चा अगर मैं कुछ कर दिया इसमें, तो वो खर्चा कैपिटल हो। क्लियर है ये? देखना हेडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर।
इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट, एसेट खरीदना। It is an expenditure incurred to acquire asset or improving the existing asset, which will increase the earning capacity of the. देखो समझ में आ गया कि नहीं, है ना? फटाफट से एक बार डेफिनेशन भी पढ़ते हैं और देखते हैं कुछ वर्ड छूट तो नहीं गया समझना, ठीक है? देखना, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अक्वायर एसेट। जैसे एसी खरीदा मैं, तो एसी खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट? इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अक्वायर एसेट, एसेट खरीदने का जो खर्चा हम कर रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या फिर और improving the existing asset which will increase the earning capacity। मतलब जो एग्जिस्टिंग एसेट है हमारे पास उसमें कोई ऐसा इंप्रूवमेंट करना जो कि उसके अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा दे। जैसे बाइक मेरे पास है, बाइक खरीदना इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बाइक का ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट करना, 350 सीसी की जगह उसको 450 सीसी का कराना, अब बाइक का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, तो ये बाइक का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो खर्चा मैं किया ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दो चीज है, एक हो गया बाइक खरीदना, एसेट खरीदना, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही। साथ ही साथ एसेट में ऐसा कोई इंप्रूवमेंट करना जो कि एसेट के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा दे, एसेट के कमाने की क्षमता को बढ़ा दे, एसेट के परफॉर्मेंस को बढ़ा दे, ऐसा खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, राइट? तो एसी खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, साथ ही साथ एसी में ऐसा कोई इंप्रूवमेंट करना, ऐसा कोई पार्ट्स को रिप्लेस कर देना जो कि एसी के परफॉर्मेंस को ही बढ़ा दे, वो खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, राइट? उसके बाद बोला इट विल गिव बेनिफिट्स फॉर लॉन्ग टर्म, सालों साल तक फायदा देगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार एसी खरीदा 5 साल चलेगा, एक बार कंप्यूटर खरीदा 10 साल चलेगा, सालों साल तक फायदा देगा। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स एसेट खरीदना जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी टू मैन्युफैक्चर गुड्स, परचेज ऑफ फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब खर्चा जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दो चीज है समझना, एक खाली एसेट खरीदना, सबको लगता है एसेट खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सबको लगता है खाली यही कैपिटल एक्सपेंडिचर, खाली एसेट खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। एसेट को इंप्रूव करना जो कि एसेट के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाए वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है? तो वन, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड, इंप्रूविंग द फिक्स्ड एसेट
which will increase the earning capacity of the fixed asset. That is also a capital expenditure. क्लियर है ये? अब नेक्स्ट जो खर्चा है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत इजी होता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो बार बार करते रहना पड़ता है, जो खर्चा रेगुलर बेसिस पे करते रहना पड़ता है, इसका बेनिफिट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, पर ये खर्चा बार बार करते रहना पड़ेगा बिजनेस को चलाने के. जैसे रेस्टोरेंट के अंदर ग्रोसरी हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिपेयर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये खर्चा बार बार करते रहना पड़ेगा. राइट. जैसे इस क्लासरूम के अंदर सोच लो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये मुझे हर महीना भरना पड़ेगा. या जो स्टाफ है उनका सैलरी है, ये हर महीना देना पड़ेगा. सपोज ये बिल्डिंग रेंट पे होता तो ये रेंट मुझे हर महीना देना पड़ता. एडवर्टाइजमेंट मुझे हर बार कराना पड़ता है. तो ये सब खर्चा जो मैं करता हूँ, ये सब कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. राइट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली कम अमाउंट का होता है, लेकिन बार बार ये खर्चा करते रहना पड़ता है. इसका बेनिफिट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. जैसे सैलरी दिया स्टाफ को, 1 महीना काम करेगा तो सैलरी दिया, 1 महीना ही बेनिफिट्स मिला, फिर सैलरी देंगे तो फिर 1 महीना बेनिफिट मिलेगा. लेकिन एसी में ऐसा नहीं है. एसी एक बार खरीदा, लगाया, सालों साल चलेगा. राइट. तो एसी खर्चा कैपिटल है, लेकिन सैलरी देना ये रेवेन्यू. क्लियर है ये? लिखना. पॉइंट नंबर 2, रेवेन्यू एक्सपेंड. Revenue expenditure is the expenditure incurred, the benefits of which is consumed within the accounting period. Accounting period मतलब 12 months. ठीक है. हम आगे चल के इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है 12 महीना. 12 महीना मतलब अकाउंट्स में शॉर्ट टर्म, जल्दी. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट्स, जिसका फायदा बहुत जल्दी खत्म हो जाता. एग्जाम्पल सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस. एक और लिखना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, एडवर्टाइजमेंट. So this is second type of expenditure called as revenue expenditure. ठीक है. एक और होता है, सिर्फ हेडिंग करेंगे इसको समझने में, इसको हाफ एन आवर लगेगा. इसको और वो जो ऊपर छोड़े थे फिक्टिशियस एसेट, ये एक साथ पढ़ेंगे, दोनों लिंक में है. इसको हेडिंग करेंगे, फिर जो जो आज पढ़े रिवाइज करेंगे. हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 3. खाली हेडिंग करेंगे, अंदर लिखने का भी जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे फिर लिखेंगे. मेक एन हेडिंग पॉइंट नंबर 3. तीसरा टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर called as deferred revenue expenditure. DEFERRED, deferred revenue expenditure. ठीक है. ठीक है. तो आज के क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट किए थे फ्रॉम द वर्ड डेप्रिसिएशन. राइट. तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग था फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, है ना. कोई भी एसेट नहीं, ध्यान रखना, इट इज द वैल्यू ऑफ फॉल इन द फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट का वैल्यू जो कम हो रहा है उसी को डेप्रिसिएशन बोलेंगे. राइट. 4 रीजन है डेप्रिसिएशन का. यूसेज, यूज करके पुराना हुआ. टाइम, रखे रखे पुराना हुआ. ऑब्सोलेंस, कोई नया टेक्नोलॉजी आने से पुराना का वैल्यू कम हो गया. और कोई एक्सीडेंट हुआ. तो ये सब रीजन है एसेट का वैल्यू कम होने का. क्लियर है. डेप्रिसिएशन एक तरीका है जो टोटल खर्चा है एसेट का, उसको डिवाइड करने का इनटू द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. ऐसे जितना दिन चलेगा उतना दिन में हम उस खर्चा को डिवाइड कर रहे हैं. जैसे एसी 5 साल चलेगा सोच लो, और एसी खर्चा हुआ 40,000, तो हम लिख रहे हैं कि हर साल 8-8 हजार का खर्चा हुआ. राइट.
ये हुआ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लागू होता है फिक्स्ड एसेट्स पे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा करना, ठीक है। अब ये जो एक्सपेंडिचर है ये 3 टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। पहला हो गया कैपिटल, फिर हो गया रेवेन्यू और फिर हो गया डेफर्ड रेवेन्यू। कैपिटल मतलब या तो दो चीज कैपिटल होता है, या तो फिक्स्ड एसेट खरीदना, जो खर्चा हम कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फिर फिक्स्ड एसेट को इम्प्रूव करना जो कि फिक्स्ड एसेट के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाए, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस या तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एसेट, ऐसे को बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, सालों साल फायदा देता रहता है। एग्जाम्पल हो गया मशीनरी खरीदना या फर्नीचर खरीदना, कंप्यूटर खरीदना, ये सब, राइट। सेकेंड जो टाइप ऑफ खर्चा है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिसका बेनिफिट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ये खर्चा हमको बार बार करते रहना पड़ता है बेनिफिट्स लेने के लिए, जैसे कि सैलरी हर महीना देना पड़ता है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, रिपेयर, ये सब हर साल हर महीना हर दिन रेगुलर बेसिस पे खर्चा करते रहना पड़ता है। ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं अकाउंट्स में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है ये? इसके बाद एक तीसरा टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर भी होता है जो बहुत हद तक थोड़ा कैपिटल जैसा है, थोड़ा रेवेन्यू जैसा है। हम पढ़ेंगे इसको, नाम है इसका डेफर्ड रेवेन्यू। और वंस हम डेफर्ड रेवेन्यू पढ़ लेंगे फिर हम वो टाइप्स ऑफ एसेट के अंदर तीसरा टाइप ऑफ एसेट भी पढ़ पाएंगे विच इज फिक्टिशियस। क्लियर है? इतना में रुकेंगे हम लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, और ज़्यादा नहीं है, 20 तक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एकदम, और ये ऊपर एक रिसीट बचा हुआ है, ये हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।